हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे रेलवे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल बाकायदा ओरिजिनल क्वेश्चन है और गाइज आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। ओके गाइज, 5 सेट अपन कवर कर चुके हैं। सेट नंबर 6 की अपन बात करने वाले गाइज 125 क्वेश्चन अपन कवर कर चुके हैं। एक सेट के अंदर अपन 25 MCQ को कवर करते हैं। इसी सीक्वेंस में गाइज मैथ के अपन अप्रोक्सीमेट गाइज 12 सेट कवर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा और वहाँ से हर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अपना टारगेट रहेगा गाइज अपन 2000 मैथ और जो साइंस है उनके क्वेश्चंस को कवर कर ले ताकि अपना सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इसी सीक्वेंस में गाइज अपन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की बात कर लेते हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर 126 कहते हैं कि रेनवियर के जो नोड्स होते हैं, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोप गैप्स फाउंड विद इन। ऑप्शन यहाँ पे है ओस्टियोब्लास्ट्स, या अपनी ग्लैंड सेल हो गई, या कॉन्ड्रोब्लास्ट हो गया, या माइलेनिकृत एक्शन हो गया। तो गाइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो रेनवियर के नोड्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। गाइज आंसर बनने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में एक्शन के अंदर पाए जाते हैं। गाइज माइलेनेटेड एक्शन के अंदर आपके पाए जाते हैं। अब ये एक्शन होता क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, ये आपके सामने एक न्यूरॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया है। न्यूरॉन आप समझते हो, न्यूरॉन के अंदर गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब गाइज यहाँ पे देखिएगा, ये आपको देखने को मिलेंगे एक्शन, ये आपके एक्शन है गाइज, ये ठीक है, जिसके अंदर गाइज ये होती है इसकी माइलिन सीट होती है। यहाँ पे गाइज इसके अंदर ये स्वन सेल होता है। इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। इसके अंदर गाइज ये जो नोड्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया आपसे कि नोड्स ऑफ रेनवायर कहाँ पे पाए जाते हैं, किस गैप के अंदर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं गाइज एक्शन के गैप के अंदर। ये एक्शन हो गया, इन एक्शंस के गैप के अंदर पाया जाता है आपका नोड ऑफ रेनवायर। अब गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बन जाती है, ये कहलाती है आपके डेंड्राइट्स। देखिएगा गाइज, थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, डेंड्राइट्स होता है। और गाइज इसके जो नोक होता है, नोक पे होता है आपका सिनेप्सेज, ठीक है। और सिनेप्सेज गैप के द्वारा गाइज आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। ये स्ट्रक्चर गाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइज, तो चलो ये स्लाइड है आपका, ये इमेज आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी वैसे। ओके गाइज, तो अच्छे से समझ लीजिए गाइज, डेंड्राइट क्या चीज़ होती है। देखिए डेंड्राइट ये होता है, यहाँ पे आपका सिनेप्सेज होता है, यहाँ पे ये एक्शन हो गया। एक्शन के जो बीच में गैप होता है वो कहलाता है आपका नोड ऑफ रेनवायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका सेप्रोट्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोट्रॉप। ऑप्शन है यहाँ पे आपका मशरूम दे रखा है, आदमी, कबूतर या शैवाल। तो गाइज सेप्रोट्रॉप क्या है दिए गए ऑप्शन में से, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में आपका जो मशरूम है। मशरूम को गाइज कुकुरमुत्ता बोला जाता है, ये एक प्रकार का सेप्रोट्रॉप है। आपने देखा होगा गाइज, काफ़ी सारी जगह खेतों के अंदर देखा होगा। इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप, जिसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मशरूम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका पूछा गया कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है, उसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो गाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परमाणु की संख्या गिन लीजिएगा। सबसे पहले गाइज यहाँ पे NH4 है, सबसे पहले NH4 को काउंट कीजिएगा। इसके अंदर गाइज एक तो आपका नाइट्रोजन है, इसके अंदर 4 आपके हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने हो गए, 1 + 4, 1 + 4 यानी 5 हो गए। इसके अंदर गाइज आपके टोटल 5 हो गए। 5 का देखिए यहाँ पे 2 हो रहे हैं, 5 का डबल कर दोगे गाइज 10, तो ये हो गए। क्लियर गाइज, यानी 10 तो इसके अंदर हो गए। यहाँ पे 1 आपका यहाँ पे सल्फर हो गया, 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, टोटल हो गए आपके 15। एक एक काउंट कर लीजिएगा गाइज। देखिएगा इसको मैं ओपन कर देता हूँ, समझ में नहीं आया तो इसको ओपन कर देता हूँ। तो N2 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, नाइट्रोजन डबल हो गया, हाइड्रोजन मेरा 4 दूनी 8 हो जाएगा, सल्फर मेरा 1 है और ऑक्सीजन मेरा 4 है। सबको जोड़ लीजिएगा, 2 + 8 + 1 + 4, 8 2 10, 4 14 1 15। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर टोटल कितने परमाणु है, टोटल कितने एटम है। तो गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गाइज आपसे बात हो रही है कि कोई आपके पास में एक उत्तल दर्पण है, यानी कन्वेक्स मिरर है गाइज, जिसकी फोकल लेंथ आपको F दे रखी है और F गाइज आपकी वायु के अंदर है। फोकल लेंथ F है गाइज, वो वायु के अंदर दे रखी है, यानी एयर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो है F। गाइज एक लिक्विड आपको दे रखा है, लिक्विड का जो आपको ये दे रखा है म्यू की वैल्यू दे रखी है 4/3 में डुबाया जाता है। तो दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। गाइज यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो फोकल लेंथ होता है, गाइज फोकल लेंथ कहते हैं किसको है। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरे कन्वेक्स बना दिया मैंने, उत्तल बना दिया। इसी प्रकार से गाइज मैंने ये उत्तल बना दिया, यहाँ पे इसका पोल होता है, यहाँ पे इस पर पोल होता है गाइज। यहाँ पे आप देखोगे गाइज F हो गया, यहाँ पे भी आप देखोगे ये इसका F1 हो गया, ठीक है। इधर आप देखोगे ये C हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये C हो गया। तो गाइज ये कहलाती है आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, इसमें ये आपकी फोकल लेंथ हो जाती है। क्लियर है गाइज, फोकल लेंथ हमेशा गाइज ये जो रेडियस की आधी हो जाती है, F = हमेशा रेडियस की आधी होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है गाइज, C से यहाँ तक की, इसको अपन कंप्लीट इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये एक आपका रेडियस बन जाएगा।
ठीक है। तो एफ की लेंथ गाइज आपकी r/2 होती है और एफ है आपका किसी भी प्रकार के मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ आपकी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो गाइज आपका चाहे एयर वाला मीडियम हो चाहे लिक्विड वाला मीडियम हो, उसकी फोकल लेंथ है आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो गाइज यहाँ से कुछ एक फॉर्मूला बन जाता है, एफ इक्वल टू आपका r/2 बन जाता है और सिंपल सा गाइज एक p इक्वल टू 1/f भी बन जाता है। इस तरीके से दो फार्मूले बनते हैं। यहाँ पे p का मतलब पावर है, f का मतलब फोकल लेंथ है, r का मतलब यहाँ पे रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पीतल निम्न में से किसकी एक मिश्र धातु है? गाइज बता देना है आपको, ब्रास है, किसका अलॉय है? तो गाइज यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। गाइज एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, पीताजी। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा, पी का मतलब पित्तल है। गाइज पित्तल आपका तांबा का है प्लस आपका जिंक का मिश्रण है। ओके, तांबे को अपन CO बोल देते हैं, जिंक को मैं Zn बोल देता हूँ। गाइज मेरा जो ऑप्शन बनेगा वो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तांबा और जिंक करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? लार्जेस्ट साइज एटम। तो गाइज देखिएगा, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, इनका एटम परमाणु क्रमांक लिखते हैं सबसे पहले। एल्यूमिनियम आपका 13 हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर हो गया। गाइज इसके अंदर गाइज इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 2, 10 और 4, 14। इसका हो जाएगा 2, 8 और 6, 8, 2, 10 और 6, 16, 2, 8, 2, 10, 10 और 5, 15। ये हो जाएगा 2, 8, 2, 10 और 3। तो गाइज इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर आप देखोगे जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे गाइज उसकी साइज आपकी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके कम रहेंगे। तो गाइज ये जो फोर्स है, फोर्स आपका वीक बनता जाएगा, वीक बनेगा तो आपकी साइज है, फोर्स वीक बनने से गाइज ये जो दोनों के बीच में जो फोर्स कम है, फोर्स कम होने की वजह से या फोर्स लूज होने की वजह से ये जो साइज है गाइज वो ज़्यादा बनेगी। तो गाइज आउटर के अंदर गाइज आपका जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी साइज उतनी ही बढ़ती रहेगी। गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे आउटर के अंदर आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी गाइज ये फोर्स है, फोर्स आपका बढ़ता जाएगा, फोर्स आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपका फोर्स लूज है, लूज होने की वजह से गाइज आपको क्या होगा, इसकी साइज बढ़ेगी। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में एल्यूमिनियम, उसकी आपकी साइज है वो सबसे ज़्यादा होगी। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अपने को यहाँ पे कुछ मैच करने हैं, आंसर मैच करना है। जैसे कि ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको कार्य दे रखा है, कार्य किसकी यूनिट होती है? गाइज कार्य की जूल होगी है, तो पहले में डी आ जाएगा। गाइज एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। गाइज बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गाइज बैटरी का काम हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दूसरे में ए, तो दूसरे में ये सब कैंसिल हो गए, ऑप्शन ये बचेगा मेरे पास में। ओके, ये आ गया मेरे पास में। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिएगा, कार्य हो गया, कार्य की जो इकाई है वो जूल होती है। बैटरी का जो काम होता है गाइज वो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम होता है। पावर होता है गाइज, पावर की बात कर लेते हैं गाइज, पावर आपका किलोवाट आवर के अंदर नहीं, किलोवाट आवर के अंदर पावर KWH के अंदर कैसे आएगा गाइज? पावर KWH के अंदर कैसे आएगा? किलोवाट आवर, ये तो एनर्जी होती है किलोवाट आवर के अंदर। ओके गाइज, ओनली किलोवाट आएगा तब अपन कह सकते हैं पावर। ओके, थोड़ा मिस्टेक है। माइक्रोफोन का काम है गाइज साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। गाइज यहाँ पे टर्म्स आ रही है आपकी पावर हो रही है, पावर का किलोवाट आवर आ रहा है गाइज। KWH स्पेशली अपन एनर्जी की यूनिट है अपने, जो कमर्शियल एनर्जी की इकाई है गाइज 1 KWH होते हैं। 1 KWH को गाइज अपन क्या कहते हैं? एक यूनिट बोलते हैं गाइज, ठीक है। एक्चुअल में ये जो यूनिट होते हैं कमर्शियल ऊर्जा की इकाई होती है आपकी KWH। तो ये ऊर्जा की होती है ना, ये पावर की ओनली किलोवाट होती है गाइज, वाट या किलोवाट होती है ओनली पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि गाइज आपको कोई आइसोटोप दे रखा है। आइसोटोप का मतलब होता है गाइज समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक की बात करें जैसे कि हाइड्रोजन के ये समस्थानिक है, इनको हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं, जिसके अंदर परमाणु क्रमांक आपके सेम होते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन आपके 2 है। ओके, तो समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या गाइज आपको 298 दे रखी है। गाइज मास आपको दे रखा है 298। यहाँ पे गाइज आपको न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 196। गाइज यहाँ पे आपको परमाणु संख्या पूछी गई है। तो गाइज जेड अक्ष से इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप मान सकते हो, ए मान सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको निकालनी है, सिंपल सी बात है, प्रोटोनों की संख्या। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, क्योंकि प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू आपका मास होता है। प्रोटोन कितना हो जाएगा? मास माइनस न्यूट्रॉन हो जाएगा। मास आपका 298, न्यूट्रॉन आपका 196 है, दोनों में से घटाओगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 102 आपका करेक्ट आंसर बनने वाला गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज कहता है कि जो निषेचन होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन है, उसके रिजल्ट के फलस्वरूप क्या बनता है गाइज? देखिए गाइज, एक तो मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। देखिएगा अपन कहे तो जिस तरीके से गाइज अक्ष और अक्ष वाई मिलकर गाइज जो भी निर्माण करते हैं, अक्ष या अक्ष वाई, इसके अकॉर्डिंग गाइज अपन देते हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूँ तो गाइज ये होता है कि मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट हो गया। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल जाए है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो निर्माण होता है उसको बोला जाता है जाइगोट। ओके, इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर युग्मनज। ओके गाइज, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। गैमेट कहलाता है जैसे कि मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, दोनों अलग अलग गुणसूत्र हो गए, वो मिलते हैं, मिलने के बाद में गाइज जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं जाइगोट।
तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, उसको कहते हैं जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे गाइज एक न्यूमेरिकल दे रखा है, चलो अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल ऐसा एग्जाम में आ जाए तो आपको कुछ नहीं जाना, एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, चाहे लैंग्वेज कुछ भी दे रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, वोल्टेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। क्लियर है गाइज। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है वो देख लीजिएगा और क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3.5 किलोहर्ट्ज़ के अंदर आपको दे रखी है गाइज। आगे गाइज यहाँ पे आपको तरंग दे रही है, दे रखी है गाइज, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा इसको। 0.1 मीटर यहाँ पे दे रखी है गाइज। यहाँ पे डिस्टेंस आपको दे रखी है 700 मीटर दे रखी है गाइज, 700 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है। पूछा गया कि 700 मीटर की डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगेगा, समय की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन को आप चाहो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, थोड़ा सा घुमा के। गाइज साइंस के अंदर एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको सबसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ से आपसे समय पूछा गया है, यानी 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो गाइज समय हमेशा दिया जाता है दूरी बटे चाल से दिया जाता है, समय हमेशा दिया जाता है दूरी बटे चाल से। गाइज दूरी तो आपको दे रखी है 700 मीटर, दूरी तो आपको 700 मीटर दे रखी है, वेलोसिटी या चाल है जो आपको नहीं दे रखी है। क्लियर है। अब आपको चाहिए इसके अंदर चाल चाहिएगा, चाल चाहिएगा तो गाइज एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। अब गाइज यहाँ पे आपको देखिएगा ये दे रखे 3.5 किलो हर्ट्ज़ में, तो गाइज इसको आपको 1000 से गुणा कर देना है, तो आपका बन जाएगा 3500 हर्ट्ज़। हमेशा गाइज साइंस के अंदर ध्यान में रखना, आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो गाइज ये 0.1 मीटर है, तो तरंग दे रहे अपने को मीटर के अंदर ही रखनी है। क्लियर है। अब गाइज मेरे को यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की जगह रख देता हूँ 3500 इंटू लैम्बडा की जगह रख देता हूँ मैं 0.1 मीटर। तो गाइज इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो 350 गाइज मेरी मीटर फ्रीक्वेंसी मेरी वैसे पर सेकंड में होती है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। ओके गाइज, अब इसमें वैल्यू रख देता हूँ मैं 700 अपन में 350 कैंसिल, 2 मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइज जो समय लगेगा वो लगेगा मेरा 2 सेकंड का। गाइज क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। गाइज आपको दे रखा है कि एक विद्युत परिपथ है, उसमें 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शा दीजिएगा। गाइज आपको 1 kWh की वैल्यू दे रखी है, इसको जूल में बताना है आपको। ठीक है। तो गाइज देखिएगा सबसे पहले गाइज सिंपल सा आपको डायरेक्ट गाइज एनर्जी दे रखी है 1 kWh। क्यों, आपकी जो पावर 1 kW है और गाइज वो 1 घंटे से यूज की जा रही है, तो यूनिट बन गई आपकी 1 kWh। गाइज ये हो गया आपका 1000 वाट इंटू 1 आवर, तो गाइज ये बन जाएगा मेरा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड बन जाएगा। ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3 और 2 5, 3.6 इंटू 10 की पावर 5 हो गया गाइज, 3 2 5, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे 6 बनेगा, इंटू वाट इंटू सेकंड। गाइज ये जो वाट इंटू सेकंड है ये मेरा ऑटोमेटिकली जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 गाइज जूल बन जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर है। तो गाइज आप भी चाहो तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, यदि आपको KWH से गाइज डायरेक्ट जूल में जाना है तो इस संख्या से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं। गाइज जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जो फंक्शन है उनके जो फंक्शन है जो अलग अलग होते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो उनको हमेशा कहा जाता है होमोलॉगस या समरूप अंग। होमोलॉगस कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन आपके कार्य अलग अलग है, उनको कहा जाता है होमोलॉगस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कैल्शियम फॉस्फेट का सही आणविक सूत्र क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो गाइज फॉस्फेट आ गया तो PO4 आएगा, कैल्शियम आ रहा है तो Ca आएगा। तो गाइज यहाँ पे अपना राइट आंसर बन जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्योंकि Ca+2 होता है, PO4 -2 होता है, -3 होगा यहाँ पे। ओके, इन दोनों का मैं कंबाइंड करूँगा तो ये बनेगा Ca3 PO4 का होल ट्वाइस। ये गाइज मेरा करेक्ट आंसर निकलने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज Ag+Cn के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है। व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्मेट व्हेन द Ag+Cl- कंबाइंड। तो गाइज ऑब्वियसली Ag+ है और Cl- है, दोनों को कंबाइंड करूँगा तो AgCl का निर्माण होगा और गाइज मेरा आंसर निकल के आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर क्लोराइड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एक परिवार के अंदर एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट आपको यूनिट दे रखी है, 320 यूनिट दे रखी है गाइज, यानी सिंपल सी बात है आपको 320 kWh दे रखा है। ओके, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, जूल के अंदर कितनी बनेगी। तो गाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से। ओके गाइज सॉल्व करेंगे अपना आंसर निकल के आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाइड कर दूँ गाइज 32 इंटू 36 है। तो गाइज लास्ट में देखिएगा 6 2 12, 2 आने वाला है, 2 इसी में आ रहा है ओनली।
बाकी 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा। ओके, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ओके, इसको मैं कैलकुलेशन करूँगा 32 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 6 प्लस के 6 आएगा जी। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कैलकुलेशन निकल के ये आ जाएगा जी। ओके, ऑप्शन नंबर ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका कि जो विरंजक चूर्ण होता है यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको जब जल के अंदर मिलाया जाता है तो कौन सी गैस आपकी निकलेगी। अभी जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको बोला जाता है CaOCl2। अब गाइस इसको यदि मैं जल के अंदर मिला देता हूँ तो गाइस क्या बनेगा मेरे पास में CaOH का होल 2H बनेगा, प्लस गाइस जो गैस निकलने वाली वो मेरी क्लोरीन निकलेगी। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जितने भी आपके संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, संक्रमण को ट्रांजिशन बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर का जो बीच वाले एलिमेंट्स है इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। गाइस इस संक्रमण तत्वों के निम्न में से कौन सा कथन आपका बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गाइस हमेशा ध्यान में रखिएगा इनका जो आउटर शेल होता है इसके 2 कक्षाएं बिल्कुल अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है। ओके, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जो आउटर मोस्ट शेल्स है वो इनकम्प्लीट होते हैं। कितने आउटर मोस्ट शेल 2। जितने भी संक्रमण तत्व गाइज उनकी जो भारी 2 कक्षा है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण भरी हुई होती है। कंप्लीट कब होगी गाइज जब उसकी आउटर कक्षा के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब अपन कह देंगे वो कंप्लीट भरी हुई है। तो गाइज उसकी जो आउटर दो कक्षा है, एक कक्षा ये होगी एक कक्षा ये होगी, ये दोनों कक्षा गाइज इनकम्प्लीट होगी, उनको कहते हैं ट्रांजिशन संक्रमण तत्व है। कौन सा कथन गाइज आपका यहाँ पे गलत है। ऑप्शन है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी गाइज आपके जो अधातु है उनके जो ऑक्साइड है वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। गाइज क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो NaOH है वो उसकी जो क्षारीय प्रकृति होती है वो सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। गाइज ये सही है क्या। गाइज हमेशा क्षारीय प्रकृति OH- आयन की वजह से होती है, अम्लीय प्रकृति आपकी H+ आयन की वजह से होती है। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये आपका गलत है क्योंकि जो क्षारीय प्रकृति होगी बेसिक नेचर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, वो किसकी वजह से होगा गाइज, वो होगा आपका सोडियम आयन की वजह से नहीं, वो होगा OH- आयन की वजह से होगा। ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अधातु है उनके जो ऑक्साइड है वो आपके अम्लीय होते हैं। फिनोप्थेलिन है साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आपके सब सही है। गाइज जो क्षारीय प्रकृति होती है वो OH- आयन की वजह से होती है, अम्लीय प्रकृति आपकी H+ आयन की वजह से होती है। गाइज अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, टॉपिक वाइज MCQ अपन कवर कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अंदर गाइज अपन प्लांट टिश्यूज अपन पढ़ चुके हैं, तो आपने नहीं देखा तो गाइज देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा उत्तक से, प्लांट टिश्यू से, पादप उत्तक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा नहीं है। गाइज 2 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। एक आपका जो प्लांट टिश्यू की बात करूँ तो गाइज एक तो हो गया आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है, एक गाइज आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ओके गाइज यहाँ पे आप देखोगे गाइज सिंपल नहीं है तो गाइज ये जो परमानेंट टिश्यूज है, परमानेंट टिश्यू आपके 2 प्रकार के हो गए, एक आपका सिंपल टिश्यू हो गया, एक आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। सिंपल टिश्यू की बात करोगे तो गाइज सिंपल टिश्यू में आपका कोलेनकाइमा आ गया, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात करोगे तो गाइज एक आपका जाइलम आ जाता है, एक आपका फ्लोएम आ जाता है। अब गाइज क्वेश्चन देखिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो गाइज ये मेरा परमानेंट हो गया, परमानेंट में सिंपल हो गया, तो गाइज ये सिंपल परमानेंट टिश्यू ये मेरे बन चुके हैं, ये मेरे सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। तो गाइज जाइलम मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जाइलम क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स में आ गया, जटिल में आ गया, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपन टॉपिक वाइज MCQ कवर कर चुके गाइज, बहुत अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा उन सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा गया कि प्रतिरोध की जो SI इकाई है वो क्या बनने वाली है। प्रतिरोध को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, R इसका सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है ρL/AC दिया जाता है। रो को यहाँ पे रेजिस्टिविटी बोला जाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। रोधकता लग जाता है गाइज। प्रतिरोधकता हमेशा गाइज मटेरियल पे डिपेंड करती है, पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है ओनली। आपका जो R है गाइज वो आपकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो गाइज इसकी जो SI इकाई बनने वाली गाइज वो बनेगी न्यूटन नहीं ओम बनेगी गाइज। प्रतिरोध का ओम बनेगा गाइज, न्यूटन बनेगी आपकी फोर्स की, कूलम बनेगी आपकी चार्ज की, ओम बनेगा आपका प्रतिरोध का, जूल बनेगा गाइज आपकी कार्य बोल सकते हो या एनर्जी बोल सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि समय को किसके गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। मोमेंटम हमेशा गाइज दिया जाता है P = m × v से दिया जाता है। m जहाँ पे आपका मास है गाइज, v आपके यहाँ पे वेलोसिटी है। ओके तो गाइज आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में मास एंड वेलोसिटी। ओके P = m × v से दिया जाता है आपका मोमेंटम में। समय आपकी एक सदिश राशि है गाइज, वेलोसिटी आपकी सदिश राशि है, एक्सेलरेशन आपका सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आपका सदिश राशि है। सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक होता है वो कैसा होता है गाइज,
ऑप्शन है कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन या सिलेंडर। तो सर्च लाइट का गाइज जो परावर्तक होता है हमेशा आपका अवतल होता है। ओके, और इसके द्वारा जो प्रकाश निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, संतृप्त, यानी बिल्कुल एक जगह सेचुरेटेड प्रकाश इससे निकलता है गाइज। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है गाइज? न्यूट्रॉनों की संख्या जेड अक्ष से, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। जेड का मतलब गाइज यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हो गई, एक का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। तो गाइज न्यूट्रॉन क्या बनेगा मेरा, ये जो ए है, एक को आप मास नंबर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो गाइज न्यूट्रॉन है मेरा, क्या बनेगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। परमाणु की संख्या बोल सकते हो चाहो तो इसको, चाहो तो आप प्रोटॉन की संख्या भी इसको बोल सकते हो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका जो ऑक्टेव वर्गीकरण है न्यूलैंड लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है? गाइज ऑक्टेव का मतलब ये होता है कि पहले के बाद में आपका जो 8वां तत्व आएगा फिर से इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी, यानी 7 के बाद में या जो हर 8वें तत्व के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम आने वाली है। यही है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बताना कि अंतिम तत्व कौन सा है गाइज, आंसर बनने वाला है यहाँ पे थोरियम। बस रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसका जो अंतिम तत्व गाइज वो है थोरियम। नेक्स्ट और आज की शिफ्ट का गाइज ये सेट का लास्ट क्वेश्चन, उस धातु का नाम बताइएगा जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो गाइज देखिएगा, कुछ वीक मेटालिक बॉन्ड होता है कुछ तत्वों के अंदर, वीक मेटालिक बॉन्ड ये एक रीजन होता है। कमजोर धातु बंध, इसको रट लीजिएगा अच्छे से, कमजोर धातु बंध ये एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं वीक मेटालिक बॉन्ड। गाइज ये एक प्रॉपर्टीज होती है कुछ तत्वों के अंदर, ये काफ़ी वीक होने की वजह से उनको अपन आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और स्पेशली गाइज आपका जो सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया उनको अपन आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो आंसर बनेगा सोडियम। गाइस सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। केरोसिन के पीछे ये जो मिट्टी का तेल है उसके अंदर रखा जाता है। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि ये बहुत ही एक्जोथर्मिक या हीट पैदा करने वाली रिएक्शन करता है जब हवा के संपर्क में आता है। तो गाइस कोशिश होती है कि सोडियम और पोटेशियम है इनको हवा के संपर्क में नहीं आने दिया जाए। ओके गाइज, तो बाकी क्वेश्चंस देखेंगे अपने अगले नेक्स्ट सेट के अंदर। 150 क्वेश्चन अपने कवर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना दिया मैंने, मैथ की भी अलग से बना दी गाइज। मैथ में 170 क्वेश्चन अपन कवर कर चुके हैं गाइज, साइंस में 150 हो चुके हैं। एग्जाम से पहले अपन अप्रॉक्सीमेट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।